Hello, welcome student. Welcome back to the session of permutation combination. So last class we have seen the combination का basic वाला part and few other things. तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे दैट इज देखो ये लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस दिस थिंग्स। इसमें एक चीज और ऐड कर देता हूँ। लास्ट टाइम हमने ये चीज को क्लैरिफाई भी किया था दैट इज एनसी एन माइनस वन बाई टू भी इसी के इक्वल होता है। दे आर द टू कोफिशिएंट्स जो इस लाइक इन अ केस ऑफ आपके ऑड आई कैन से आपके इक्वल होंगे और ये आएगा आपका इवन केस में आपका ए की वैल्यू आती है दैट इज एनसी एन बाई टू कॉफिशिएंट के टर्म्स में। बाकी रेस्ट पार्ट लाइक नंबर ऑफ टर्म वगैरह वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। ठीक है भाई, दैट्स अ थिंग। थोड़ा सा अगर वैसे आपको डाउट हो सकता है दैट मे बी अबाउट इवन ऑड में ऐसा क्यों हो रहा है, आप देखो दिक्कत कुछ नहीं है। इवन में ऐसा इसलिए हो रहा है एक टर्म देखो जनरली अगर आप सोचते हैं कि हमें लगता है कि 50 टर्म इवन है तो 25 25 वैसे होगा, लेकिन इसमें ये ध्यान रखो कि एन को इवन मान रहे हैं तो नंबर ऑफ टर्म अपने आप ओड जाती है। फिर आप समझ पाओगे कि अगर आप नंबर ऑफ टर्म ओड है तो एक ही मिडिल टर्म आएगी जो कि मुझे पता भी मैंने बताया भी थी एन प्लस टू बाई टू आती है मिडिल टर्म और कॉफिशिएंट भी एक ही होगा। ऑब्वियसली बात है मिडिल टर्म एक है तो उसका कॉफिशिएंट भी एक ही आएगा। ठीक है, और मिडिल टर्म या हाईएस्ट भी टर्म वही होती है हमारी। और अगर एन ऑड है तो यहाँ जो इंपॉर्टेंट बात है वो है रिगार्डिंग जस्ट अ मिनट यस वो है रिगार्डिंग कि नंबर ऑफ टर्म इवन हो जाएंगे। फिर हमारे पास दो, लेकिन अगर नंबर टर्म इवन हो गया दो मिडिल टर्म या फिर दो ग्रेटेस्ट टर्म होंगे। तो ये मेन बात होती है दैट इज रिगार्डिंग दैट। तो पिछली क्लास में वी हैव डिस्कस ऑल दिस। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस। The next part of this we have एक मिनट let me just check। हाँ, it started। So this is the first thing। यहाँ पर there must be dot 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 in between और एक बीच में एक आधे टर्म और लिख देता हूँ nc1 प्लस nc1 एंड डॉट डॉट। फाइन, मेन बात क्या है कि अगर आप देखो समेशन इसका टू की पावर एन होता है। कैसे होता है ये वी ऑलरेडी नो भी, बट कि अगर आप देखो इफ यू हैव स्टडीड एक्स प्लस वाई की पावर एन और आपको पता है इसका एक्सप्रेशन खुलता है कैसे एन सी जीरो एक्स की पावर एन वाई की पावर जीरो प्लस एन सी वन दैट इज एक्स की पावर एन माइनस वन वाई की पावर वन प्लस एन सी टू दैट इज एक्स की पावर एन माइनस टू वाई की पावर टू। इट मे बी लाइक लुकिंग वेरी डेंजरस फॉर द स्टूडेंट जिन्होंने लाइक बाइनोमियल नहीं पढ़ा, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड ये बाइनोमियल थ्योरम है जो मैंने सामने लिखी है और जिन थोड़ा बहुत पढ़ा है वो रिलेट भी कर पाएंगे। दिस पर्टिकुलर डेरिवेशन वी आल्सो सीन द बाइनोमियल थ्योरम भी, बट स्टिल रिपीटेशन ऑफ थिंग्स इज वेरी बेटर फॉर यू फॉर योर रिमेम्बरेंस और फॉर योर लर्निंग थिंग। आपको याद रहेगा। मैं इसमें करता कुछ भी नहीं हूँ, एक्स और वाई दोनों को वन पुट कर देता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड मेरा टू की पावर एन आ जाता है और दूसरी साइड मेरा सिर्फ कोफिशिएंट बचते हैं जैसे एनसी जीरो एनसी वन प्लस एनसी टू प्लस एनसी थ्री। जिन्होंने अभी तक बाइनोमियल नहीं पढ़ा डोंट नीड टू वरी, यानी कि जो 11th क्लास में हैं दे डोंट नो अबाउट द बाइनोमियल थ्योरम। आपको जैसे भी होता है कि ड्रॉपर स्टूडेंट्स माइट बी वाचिंग दिस देन एंड ये स्टूडेंट्स हु आर इन क्लास 12 या फिर 11th में भी जो भी हैं तो एवरीबॉडी इज वाचिंग दिस लेक्चर। सो मेरे कुछ समझ पाएंगे कुछ नहीं समझ पाएंगे, बट आई जस्ट वांट टू कन्वे कि बाइनोमियल से होता है। वहां आप अगर बाइनोमियल थ्योरम को पढ़ लोगे फिर आपको पूरा क्लैरिफिकेशन हो जाएगा, बट स्टिल मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। फाइन, ठीक है। मैं अब बाइनोमियल थ्योरम वैसे नहीं समझा सकता ना आपको, तो इसलिए मैंने फिर भी डेरिवेशन वैसे बताई एज अ पार्ट। तो इसके वैल्यू टू की पावर एन आती है। ये तो आपका बड़ा आसान है। ये आप अगर आपको याद करो तो मैंने एक थ्योरम बताई थी आपको दैट इज उसको लिख देता हूं कि अगर आपके पास एन सी आर है और एक एन सी आर प्लस वन है, ठीक है, तो मैंने बताया था कि अगर ये दोनों सेम है तो ऊपर वाले का प्रमोशन करो, नीचे वाले में हाईएस्ट वाले को ले लो। हाईएस्ट वाले को ले लो, आई रिपीट, है ना। उस मेरी फॉर्मूले में मैंने आर माइनस वन लिया था और आर लिया था, तो फिर मैंने आर को हाईएस्ट वाले को उठा लिया था। बट द मेन थिंग लॉजिक बिहाइंड यही था, तो इसका तो आंसर यही आएगा हमारा। तो इसमें यही लगा हुआ। इसमें अगर आपको यहाँ तो वो चीज दिख नहीं रही, ऊपर वाले तो कहीं सेम नहीं दिख रहे मुझे, तो मैंने वहां पर भी एक बार बताया था आपको कि आपको ऐसा कुछ करना पड़ सकता है ताकि आप ऊपर वाले को सेम बना के ताकि इस प्रॉपर्टी का यूज कर पाओ। करोगे कैसे? एन सी एन को मैं कैसे लिखूंगा? एन प्लस वन सी एन प्लस वन। क्यों भाई लिख सकता हूँ ना, इसकी वैल्यू वन है इसकी वैल्यू वन आएगी, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। या फिर सिंपली बोलूं एन को एन प्लस वन से रिप्लेस भी करें तो भी अगर उस तरीके से समझो तो भी ये सेम होगा। अब ये दोनों में लग जाएगा कैसे? एन प्लस वन सी एन प्लस वन प्लस जो सेकंड वाला पार्ट अगर आप उठा के देखते हो एन प्लस वन, वैसे ही तो प्योरली बाइनोमियल वाली पार्ट है, बाइनोमियल में डिस्कस करते हैं, बट स्टिल यहाँ पर मैं फिर रिपीट करूंगा, वी कैन डिस्कस इट। अगर आप ऊपर वाले को देखो दे आर द सेम, नाउ वी कैन ऐड देम, यानी कि n प्लस टू, तो ऐड का मतलब एक ऐड कर देंगे और इसमें हाईएस्ट n प्लस वन। अगर अभी आप इसको देखो जो रिजल्ट हमारा आया है, कांट इट बी एडेड विद द थर्ड दिस पर्टिकुलर, क्योंकि इसमें भी n प्लस टू ऊपर दिख रहा है, यहाँ भी n प्लस टू है, इसमें डिफरेंस एक का है n प्लस वन और n, फिर आपका वापस n प्लस वन नीचे आ जाएगा और ऊपर n प्लस थ्री बन जाएगा, फिर दे कैन एडेड अप, लास्ट टर्म मेरी ये बनेगी। ठीक है, फाइन। तो इसमें इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं, बट इसकी जो डेरिवेशन पार्ट है यानी कि अप्रोचेबल पार्ट है वो आपको समझना है। वो क्या है, उसमें बस करना कुछ नहीं होता, इसको हम इसके कहीं ना कहीं इक्वल बनाने के लिए ऐसा कुछ किया था हमने कि एन सी एन को हमने एन प्लस वन सी एन लिख दिया था। ओके फाइन, इसमें बस थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस बिफोर दिस टर्म लास्ट में दिख रही है आपको एक टर्म ऐसी दिखेगी आपकी जो एड होके आई होगी,
आफ्टर एडिंग, तो ऐड होते हो तो लास्ट में की टर्म बचेगी ना, तो उससे पहले एक ऐसा कुछ दिखेगा 2n-1 cn+1, और लास्ट में आपकी जो लिखी है वो 2n-1 cn है, तो ये वाले में एक ऐड हो जाएगा दैट इज लाइक 2n, और इसमें जो हाईएस्ट दैट इज n+1। ये आपका आंसर है, यू कैन जस्ट सी इट ऑन द राइट हैंड साइड, ये आपका आंसर है। इसमें वैसे अगर आप एक्सप्रेशन वाइज देखो तो ये देखो कि ऊपर सब में एक एक ऐड हो रहा है। अगर मैं सीरीज को देखूं कैसी सीरीज है, नीचे वाले सारे सेम है, ऊपर एन से स्टार्ट किया हुआ है, फिर n+1 पे लेके, फिर n+2 पे लेके, n+3 लेके, लास्ट में जाते जाते 2n-n तक लेके। ठीक है, तो ये आपको चीज वैसे समझनी है, इसमें की सीरीज किस टाइप की है, उसका आंसर क्या आता है। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि मैं थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन भी कर देते हैं सीरीज में, ऐसा चाहिए आ जाए तो आपको आंसर याद है तो आप टिक मारते हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट द अप्रोच शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू। ठीक है, अब देखते हैं हम कंपैरिजन ऑफ परमुटेशन कॉम्बिनेशन। कंपैरिजन ऑफ परमुटेशन कॉम्बिनेशन वी हैव अर्लियर आल्सो सीन। अर्लियर क्या मैंने पहले हमेशा ही आपको बताया, जब मैंने परमुटेशन इंट्रोड्यूस किया था, आई ट्राई टू रिलेट इट विद कॉम्बिनेशन। जब मैंने कॉम्बिनेशन इंट्रोड्यूस किया, आई ट्राई टू रिलेट इट विद द परमुटेशन। तो डोंट वरी अबाउट दैट, ये चीज तो आपको ऑलरेडी क्लियर होगी इफ यू हैव वॉच्ड ऑल दिस लेक्चर अप टू हियर। बाकी स्टिल वी आर गोइंग टू सी फ्यू मोर थिंग्स इन दिस, दैट इज लाइक यू कैन हैव इट नाउ, जस्ट अ मिनट। यस, ये तो टेबल है, इन दैट फॉर्म टेबल कुछ नहीं है, डिफरेंट ऑर्डरिंग और अरेंजमेंट ऑफ द आर ऑब्जेक्ट। इसमें मेन बात है अरेंजमेंट। अब अरेंजमेंट के लिए सिलेक्शन वो बाय डिफॉल्ट इन्वॉल्व है, नहीं इन्वॉल्व है, वो बात अलग है, बट मेन थिंग इसमें अरेंजमेंट होती है। ठीक है, मैं फिर रिपीट करूंगा, ये भी कहीं कंफ्यूजन होता है कि सर लाइक बेसिकली परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट होता है, बट स्टिल यू हैव सीन लॉट ऑफ टाइम सिलेक्शन अरेंजमेंट दोनों इन्वॉल्व है। भाई कई बार ना बाय डिफॉल्ट अरेंजमेंट इन्वॉल्व हो रहा है, मतलब बाय डिफॉल्ट मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा जब हम अरेंज कर रहे हैं, मैंने बोला जस्ट डू अरेंज दिस, मतलब कंसीडरिंग दिस, मतलब मैं कहूंगा चूज दिस कंसीडरिंग लाइक अरेंजमेंट, तो बोलूंगा तो अरेंजमेंट, बट वो जो चूज वाली पार्ट है, जो सिलेक्शन वाला पार्ट है, वो बाय डिफॉल्ट इन्वॉल्व है, आप उस पर्टिकुलर में इन्वॉल्व, आप सेलेक्ट करके ही फिर बाद में उसको अरेंज करोगे। तो समहाउ इसलिए हम एक डायरेक्टली अरेंजमेंट भी यूज कर लेते हैं, बट यस सिलेक्शन अरेंजमेंट इज योर परमुटेशन। एंड मेनली अगर चॉइस की बात हो, नो अदर थिंग कि चॉइस चॉइस की बात है, दैट्स अ कॉम्बिनेशन। तो ये तो बहुत बार एक्सप्लेन कर चुके, थोड़ी सी अलग लैंग्वेज लिखिए, दैट्स ऑफ नो नीड। सबसेट वगैरह जैसे वर्ड यूज कर दिए यहाँ पे, उसका कोई मतलब नहीं, आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जहां कोई मतलब होगा, इट इज इंपॉर्टेंट इन द पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन में वहां एक्सप्लेन करूंगा, नो नीड टू वरी अबाउट द थिंग्स। ठीक है, ये वही बात लिखी हुई है, घुमा फिरा के कंस्क्रिप्ट दिस पर्टिकुलर, कोई ऐसा नहीं है, ये फॉर्मूला है। एक डिफरेंस ये हो गया, आपको कोई ऐसा मैथ के एग्जाम में कोई किसी भी बोर्ड में या किसी भी कहीं भी नहीं आता कि आपको इसका डिफरेंस का टेबल बना के पूछेगा। इट्स नॉट केमिस्ट्री की इसमें और इसमें, या नॉट फिजिक्स की इसमें और उसमें डिफरेंस है। दे जस्ट यू नीड कि आपको बाय माइंड पता होना चाहिए, क्वेश्चन है आप टैकल कर लो। ठीक है, डेरिवेशंस आती हैं एग्जाम में, वो अलग चीज होती है। ठीक है, इनफैक्ट 11th-12th में तो आते आते वो चीज भी खत्म हो जाती है आपकी, 10th तक कुछ थ्योरम्स के डेरिवेशन कुछ होता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट कोई ऐसे टेबुलर फॉर्म में पॉइंट्स वाइज में डिफरेंस कोई नहीं पूछने वाला, डोंट नीड टू वरी अबाउट। ठीक है, और पूछ भी ले कोई ऐसे ही, मतलब कोई कहते हैं कोई बाई चांस कुछ भी ऐसा लगा लो, तो आपको टेबल तो बना ही दोगे भाई, इसमें क्या आपको पता है, एक फॉर्मूला वाला हो गया, एक वैसे कॉन्सेप्ट एक लाइन ठोक देना, इसका मतलब इसका मतलब वो सिलेक्शन के लिए काम आता है। ठीक है, कुछ क्लू वर्ड्स जैसे मैंने आपको पहले भी कभी डिस्कस किया था कि आई एम गोइंग टू डिस्कस फ्यू कीवर्ड्स भी जो इसमें आते हैं, बट उन कीवर्ड्स की बात ही नहीं, आप क्वेश्चन को पढ़ो, एसेंस आ जाएगा, उस हिसाब से आप कॉन्सेप्ट को यूज करो, है ना। मेन बात क्या है कि क्वेश्चन पढ़ा, लॉजिक दिमाग में आना चाहिए कि भाई मैं यहाँ सिलेक्शन लूँ, अरेंजमेंट लूँ, क्या करूँ। ठीक है, बट फिर भी आपको दिखेगा जैसे अरेंजमेंट जैसे वर्ड यूज किए, शेड्यूल जैसे, ऑर्डर जैसी बात करिए, तो ऑब्वियसली वहां मतलब दिमाग में एक अरेंजमेंट का आएगा, और अरेंजमेंट में आएगा तो सिलेक्शन बाय डिफॉल्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, दैट डजंट केयर, बट परमुटेशन वाला कुछ लगने वाला है। ठीक है, और वैसे भी हम एक चीज तो पढ़ ही चुके हैं कि एनपीआर इज इक्वल टू एनसीआर इनटू आर फैक्टोरियल, तो कहीं ना कहीं मैं परमुटेशन दिमाग में चाहे वैसे एनपीआर ना यूज कर रहा हूँ, लेकिन एनसीआर और आर फैक्टोरियल लगा के परमुटेशन वाली बात तो कर ही रहा हूँ। तो वो एक अलग चीज है, ये आपको एज अ होलिस्टिक अप्रोच समझनी होगी चीजें, एट गोइंग टू बी क्लियर विद द हेल्प ऑफ फ्यू अदर आई कैन से क्वेश्चंस ऑल्सो। ठीक है, क्लू वर्ड्स के इसके ग्रुप है कि आप ग्रुपिंग कर रहे हो, कमेटी बना रहे हो, सैंपल ले रहे हो, सिलेक्शन कर रहे हो, सबसेट्स ले रहे हो। सबसेट्स में भी क्या हम सिलेक्ट वही करते हैं ना, तो सबसेट में एक चीज और आपने अच्छी पढ़ी होगी या सेट में ही पढ़ी होगी कि सेट अगर मैं 1 2 3 लिखूं, एक सेट ए है 1 2 3 और एक सेट बी है दैट इज 3 2 1, तो ये दोनों सेट सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो ठीक है, जब भी सबसेट या सेट डायरेक्टली बात करी हो तो समहाउ ऑर्डर डजंट मैटर, तो सिलेक्शन की बात हो रही है। ठीक है, तो वो सबसेट आप देख सकते हो, वहां पर भी यूज किया गया था वर्ड, बट मैंने कहा था ऐसी चीज जहां समझाने का पॉइंट आएगा कि यहाँ मेरे को सबसेट का मतलब समझाने का लग रहा था, ये सबसेट भी बता दूं आपको, कहीं इससे कोई डाउट ना हो जाए। ये सब तो इंग्लिश वाले वर्ड है, समझ आ रहे होंगे, तो इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। वहां कोई ऐसा कुछ रोल ले रहा था, बट वहां भी इसका कुछ सिग्निफिकेंस ऐसा ही था जैसा मैंने यहाँ बताया। फाइन, तो ये डिफरेंस क्लियर हो गया। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज इलस्ट्रेशन, यही आपको एग्जाम क्रैक करने में हेल्प करते हैं, बट यस विदाउट थ्योरी यू कांट इवन अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, तो ये तो वो तो बेस है कि आपको उसके बिना ये नहीं कर पाओगे, और ये किए बिना आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे। तो मैं ये नहीं कहूंगा आप यही कर लो एग्जाम तो क्रैक करना है, अरे ये कैसे कर लोगे बिना उसको किए, ये समझ ही नहीं आएगा, फिर 10 बार समझा दो फिर भी नहीं आएगा। ठीक है, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, डोंट वरी। नाउ लेट्स कम टू द इलस्ट्रेशन नंबर 17। फर्स्ट आसानी होगा, अ बेसिक बास्केटबॉल कोच मस्ट सेलेक्ट 2 अटैकर्स।
बास्केटबॉल कोच को अटैकर्स चाहिए एंड 2 डिफेंडर्स, फाइन, फ्रॉम अमंग 3 अटैकर्स, ठीक है, मतलब 4 की टीम बना रहा है, 4 की टीम बना रहा है जिसमें 2 अटैकर चाहिए, 2 डिफेंडर चाहिए। बंदे कितने अवेलेबल है उसके पास? 3 अटैकर अवेलेबल थे भाई उसके पास, और आगे बढ़ते हैं, एंड 5 डिफेंडर्स, ठीक है, 5 डिफेंडर्स थे। हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ अटैकर्स एंड डिफेंडर कैन ही सेलेक्ट? अब इसको मतलब ऐसा कुछ नहीं, इसको बस अपना देखना है कि ये वाली टीम बन जाएगी, ये वाली टीम बन जाएगी, बाद में वो बात अलग है कि किसको सेलेक्ट करे किसी को ना, वो तो होता है ना कि जो फाइनल टीम तो एक ही बनेगी, वो अलग चीज है। बट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये बोल रहा है कि हमारे पास 3 अटैकर्स हैं अवेलेबल, एक मतलब कोच है, कोच को पता है कि मेरे पास 3 अटैकर्स है मेरी टीम के अंदर, और 5 डिफेंडर्स है, ठीक है, 5 डिफेंडर्स है, एक सेकेंड, ओके। तो उसको पता है कि आई हैव 3 अटैकर्स एंड 5 डिफेंडर्स, उसको तो 4 ही सेलेक्ट करने हैं, लेकिन 2 यहाँ से मतलब 2 अटैकर्स चाहिए उसको, और 2 डिफेंडर्स चाहिए, टोटल मिला के 4 सेलेक्ट करने हैं, लेकिन स्पेसिफाई है कि 2 यहाँ से आएंगे, 2 यहाँ से आएंगे, ये बात भी है। तो सिलेक्शन में दोनों ही काम करने हैं, तो बड़ा सिंपल, आपको पता है 3 में से कोई 2 सेलेक्ट करने हैं, जो भी तरीके आएंगे आई नो, जो भी आया मेरा काम खत्म नहीं हुआ कि मुझे अटैकर डिफेंडर भी सेलेक्ट करने हैं, बट यहाँ मैं 5 लूंगा ना कि 3 की, मेरे पास 5 ऑप्शंस अवेलेबल है, उसमें से 2, 3C2 की वैल्यू 3 होती है, यू कैन फाइंड बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला आल्सो। 5C2 की वैल्यू क्या होगी, 5 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, दिमाग में सोचने की कोशिश करता हूँ, बट स्टिल एक बार इनिशियल है तो आई कैन जस्ट राइट इट आल्सो फॉर यू, कि 3 फैक्टोरियल, जब ऊपर मैं क्या लिखूंगा 5 फैक्टोरियल को 1 इंटू 3 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, और या फिर जो 1 2 3 उसको 3 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 5 भी लिख सकता हूँ, मतलब इट मींस कि इट इज 3 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 5, समझ रहे हो, 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, ये इससे कट जाएगा, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, 2 यानी 10 आ जाएगा। अब मेरे को डायरेक्टली आता है इसकी वैल्यू 10 है, बट स्टिल आई एक्सप्लेन्ड यू, तो इसका आंसर जो आएगा 30 आ जाएगा, मतलब 30 तरीके से, मतलब 30 टीमें बना के रख सकता है वो, ठीक है, मतलब जैसे मान लो मैं एक नाम ही ले लेता हूँ, अटैकर्स के नाम ले लेते हैं, अपनी कोई इंडियन टीम बना लेते हैं छोटे मोटे नामों से, छोटे मोटे नाम कुछ नहीं होते, मतलब अपने लगता है लोकल नाम सब यूज करते हैं घर पे, लगा लो एक रोहन है, एक राहुल है, एंड देन एक प्रदीप है, फाइन, वो अटैकर्स है, और 5 डिफेंडर हैं, यहाँ पर कुछ रैंडम नाम ले लेता हूँ, कुछ आगे पीछे हो जाएगा थोड़ा यार ध्यान रखना, बस मेरे कहने का मतलब कुछ 5-6 नाम ले रहा हूँ, जैसे कोई मतलब लगा लो कार्तिक है, ठीक है, ऋतिक है, देन वी हैव कोई भी लगा लो यार, प्रणव है, ठीक है, धीरज है, वट एवर, लाइक 5 के नाम ले लिए मैंने, ठीक है। अब जैसे मैंने क्या किया कि 2 अटैकर सेलेक्ट करने थे, अटैकर से मैंने मान लो सपोज मैंने जैसे नाम लिए थे आपके सामने, आई हैव राहुल ऋतिक, ये नाम लिए तो वो सेलेक्ट कर लिए, नेक्स्ट टाइम मैंने राहुल ऋतिक के अलावा कुछ और ले, लाइक राहुल एंड सम बड़ी ले लिया, ठीक है, और उसमें भी डिफेंडर में भी ये 3 ले लिया, अगली बार किसी और 3 को उठा लिया, ऐसे कर करके आपस में भी जो जो कॉम्बिनेशन आएंगे, जैसे ये भी समझो आप, जैसे कि जैसे मान लो राहुल ऋतिक आया, उसके साथ कोई 3 डिफेंडर आए, अब इन 3 डिफेंडर में भी चेंज तो मतलब 30 कॉम्बिनेशन बने कुल मिला के, मतलब इतना जो मेरी दिमाग की मैं खिचड़ी बनाता ना, लिख लिख के लिखता कि ये नाम लिखता फिर ऐसे लिखता, वो मुझे नंबर तो मुझे डायरेक्टली मिल जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस परमुटेशन कॉम्बिनेशन की थ्योरी और अप्रोच से, ठीक है, फाइन। तो यहाँ कोई डाउट नहीं होगा आपको, एंड दिस मस्ट बी वेरी मच लाइक बड़ा कहो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, ठीक है, चलो। Okay, so now let's come to the illustration number this 18. Illustration number 18 भी आपका बड़ा easy है. A soccer team of 11 players is to be chosen from 30 boys. Fine, 30 players हैं, boys हैं, of whom 4 can play only. अब देखो 4 can play. यहाँ देखो कुछ only ऐसे word हैं जो बहुत बड़े important है, because I will explain you little later. Only in goal. वो गोल पे खेल सकते हैं। अब समझो 4 प्लेयर हैं, अगर मैं टीम में तो मेरे को पता है एक गोलकीपर लूंगा, आगे स्टेटमेंट आएगी भी, लेकिन जो 3 है वो ओनली लिख के दे दिया, तो मतलब वो आगे और कहीं नहीं खेल पाएंगे भाई, इसको भी ध्यान रखना, ठीक है, मतलब वो अगर सिलेक्ट नहीं हो रहे ना, तो फिर वो कई बाकी पोजीशन के लिए भी सिलेक्ट नहीं होंगे, ठीक है, ये लिखा है भाई। 12 कैन प्ले ओनली एज फॉरवर्ड्स, यहां भी ओनली लगा है भाई, मैं इसको बड़ा एक्सप्लेन करूंगा आपको बड़े प्यार से, एंड द रिमेनिंग 14 इन एनी ऑफ द अदर पोजीशन, ठीक है, ये 14 किसी पोजीशन पे प्ले कर सकते हैं। इफ टीम इज टू बी इंक्लूड 5 फॉरवर्ड्स, एक टीम में मुझे 5 फॉरवर्ड्स चाहिए, एंड ऑफ कोर्स वन गोलकीपर, एंड हाउ मेनी वेज कैन इट बी मेड अप ऑफ, ऑब्वियसली बात है, ये क्वेश्चन जेईई मेंस में आई हैव टोल्ड यू, लाइक मैं ऐसे इंक्लूड नहीं करता ये चीजें जेईई मेंस, ये एडवांस वाले क्वेश्चन, बट ऑब्वियसली आई पिक द क्वेश्चन फ्रॉम जेईई पीवाईक्यूज, JEE Mains PYQ, Advanced PYQ, few of the ND PYQs, few of my self-made questions. So just to make a best of the content, I include all of this thing. ठीक है, some of the standard book जहाँ से क्वेश्चन अच्छे हैं, I include that. Fine. Now come to the question. मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, कुछ भी नहीं है. If you remember the numbers कुछ नहीं थे. It was 30. We have a boys, मतलब available option. 5 थे, 4 गोलकीपर थे, I remember 4 गोलकीपर थे, and we have 12 players who can play as forward only लिखा था. They also only. And this 14 players which are left out, 14 बचे ना, 16, हाँ, that can play at any of the position. Fine. अब ये भी ध्यान रखो, आपको बोला गया है you have to select only one goalkeeper. 4 ऐसे प्लेयर हैं, उनमें से सेलेक्ट करोगे ना गोलकीपर को, तो ठीक है,
4 में से गोलकीपर सेलेक्ट करोगे। ठीक है, एक चीज और रुक जाओ, इसमें मैं नंबर चेक कर लेता हूँ कि ऐसा हो कि हम कर ले फॉर एनी ऑफ द अदर पोजीशंस। ठीक है, यहाँ एक वर्ड और लिखा है अदर पोजीशंस, मतलब कि जो 14 प्लेयर भी है ना, ये भी देखो, मैं ये भी एक्सप्लेन करूंगा आपको क्या क्या डाउट्स और क्या क्या चीजों को घुमाया जा सकता है सिर्फ लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन विल बी द सेम, लेकिन इसमें एक तो वर्ड भी कट करता हूँ, जैसे ओनली मैं एक जगह से हटा दूं या दो जगह से ओनली हटा दूं। ठीक है, और यहाँ पर ये अदर वर्ड का भी यूज ना करूँ तो चीजें डिफरेंट हो जाएंगी यार। थोड़ा सा इन क्वेश्चन में कई बार हमें ना स्टेटमेंट और इंग्लिश की लैंग्वेज को ढंग से पढ़ना पड़ता है। आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस अदर। अदर का मतलब पता है क्या है कि 14 प्लेयर जो हैं ये अभी गोल और फॉरवर्ड नहीं खेल सकते, ये दे दिया। बाकी जो पोजीशन बची, स्ट्राइकर की पोजीशन बची, डिफेंडर की पोजीशन बची, दे कैन प्ले एट दैट पोजीशन। अगर यहाँ लिखा होता 14 कैन प्ले इन एनी ऑफ पोजीशन, इट मींस दे कैन आल्सो ऑक्यूपाई फॉर द गोलकीपर, मतलब उनके पास एबिलिटी है, दे कैन आल्सो बिकम गोलकीपर एंड दे टू हैव एबिलिटी टू बिकम अ फॉरवर्ड आल्सो। फिर उसके हिसाब से जो अभी तक हमने दो स्टेप लगाए, यहाँ भी वेरिएशन आया था। कैसे आ जाता है आई विल टेल यू। उसके लिए मेरे पास क्या होता कि यहाँ चार, जो मैं चार की जगह मेरे पास 14, तो वो ऑप्शन हो जाते 14 जो कहीं भी खेल सकते हैं। ऑब्वियसली गोलकीपर भी खेल सकते हैं, कहीं का मतलब कहीं भी भाई, यहाँ कोई, लेकिन उसने अदर लिखा है तो अपनी चीजें साफ कर दी उसने। तो ये मैं एक बार रुका कि इस क्वेश्चन पर्टिकुलरली अदर है या नहीं, दैट्स व्हाई आई हैव सीन दैट। ठीक है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार, समहाउ मैंने इसको इंक्लूड किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको हर तरीके से लैंग्वेज वाले बैरियर को भी हटाने के लिए, मतलब कि जो कंफ्यूजन बच्चों को आ जाती है इन आफ्टर स्टडिंग अ लॉट, फिर भी गलत हो जाते हैं, तो वो वाली पार्ट है। चलो ठीक है, इट्स वेरी गुड। एक मिनट, इसको तो हटा दूं, क्या कर दिया मैंने। नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट कि 4 में से एक सेलेक्ट किया, 12 में से मेरे को फॉरवर्ड कितने, 5 चाहिए थे, 5 चाहिए थे, 5 6 6 यार, मैं चेक कर लेता हूँ। फॉरवर्ड मेरे को 4 चाहिए थे शायद, ये नंबर एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। इज टू इंक्लूडिंग द 5 ऑफ फॉरवर्ड्स एंड ऑफ कोर्स, अच्छा हाँ, 12 में से मुझे 5 फॉरवर्ड्स चाहिए। ओके, तो मेरे पास 6, एक सेकंड कहाँ पर लिखा था ये, हाँ, 12 में से मैंने 5 फॉरवर्ड सेलेक्ट कर लिए। अब जो मेरे पास बचे वो मैं 14 में से सिलेक्ट कर सकता हूँ, 14, क्योंकि अब ये देखो, अब ऐसा सोचोगे आप यार, कुछ फॉरवर्ड अनसेलेक्टेड रहेंगे। चलो मैं बताता हूँ, पहले मैं इस टेबल लिख देता हूँ। 14 में से क्या सेलेक्ट करने हैं, 5 और 1 6, यानी कि 5 और बच गई, ये 5 सेलेक्ट करूंगा। जो भी आंसर आएगा आई विल टेल यू अबाउट दैट। अब एक चीज देखो, ओनली 3 वर्ड थे पिछले वाले क्वेश्चन में, उन तीनों को मैं लिखता हूँ, और कहाँ कहाँ लिखता नहीं, मैं आपको शो ही करता हूँ पीछे कहाँ कहाँ थे वो वर्ड और कैसे। एक ओनली वर्ड ये है, यानी कि पहला ओनली वर्ड, दूसरा ओनली वर्ड, और एक ये तीसरा अदर वर्ड। मैं बताता हूँ क्या दिक्कत आई। आंसर चलो इस क्वेश्चन का तो ये है 4C1, 12C5, 14, कैसे कैसे और चीजें वेरी होती, जैसे ये वर्ड अगर होते ना होते उन पे। 14C क्या बोल आया था मैंने, 5 और 6 5 आ गया। ठीक है, अगर मैं बोलता कि जो गोलकीपर वाले में ओनली लगा था, मतलब ये वाला ओनली ना होता कि दे कैन प्ले, यानी कि जो 4 गोलकीपर हैं ये किसी और जगह पे भी खेल सकते हैं, तो क्या होता, मैं एक को सेलेक्ट कर लेता तो 3 बचे गोलकीपर हैं वो यहाँ इंक्लूड होते, फिर समझ रहे हो, अगर वहां ओनली ना होता तो, क्योंकि उनका एबिलिटी है अदर पोजीशन पे खेलने की। ठीक है, और मे बी वो ओनली ना आने से वो फॉरवर्ड के लिए भी इंक्लूड हो जाते, तो 3 सेलेक्ट नहीं हुए, समझ रहे हो, फिर हमारा फॉरवर्ड के ऑप्शन 15 हो जाते हैं, जो भी कुछ मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे वेरिएशन आ रहा है। ठीक है, वो फिर क्वेश्चन जब जैसा फ्रेम होगा वैसा, लेकिन मैं सारे वेरिएशन कवर कर लेता हूँ। यहाँ ओनली नहीं आता, फिर हम क्या करते, ये फॉरवर्ड वाले फिर इसमें भी सिलेक्ट करते, कि जो फॉरवर्ड ने सेलेक्ट तो 5 कर लिए, बच्चे 7, प्लस ये गोलकीपर वाले भी अगर ना होता, मान लो एक जगह होता एक जगह ना होता, तो वो चीज आप खुद दिमाग से सोच सकते हो क्या क्या होता क्या नहीं, बट मैं कह रहा हूँ कि इससे लैंग्वेज की थोड़ी सी चेंज से आपके आंसर में चेंज आता। और फिर यहाँ जो अदर वर्ड नहीं होता, इससे भी हमारा क्या होता कि 14 इन एनी अदर पोजीशन, इसमें फिर क्या होता कि जो 14 में से मुझे पता है कि मुझे 5 सेलेक्ट करनी है, मतलब अदर पोजीशन के लिए, तो उनको फिर मैं गोलकीपर के लिए कंसीडर करता। अगर मैं लिखता 14 का प्लेयर एनी पोजीशन, तो मैं गोलकीपर में ये ध्यान रखता कि 4 प्लस ये 14 में से 5 तो चल मैं सेलेक्ट कर लूंगा जैसा भी कुछ है, और जो बचे हुए 9 होंगे वो भी मैं कंसिडरेशन में लेके आऊंगा, समझ रहे हो। तो ये चीजें दिमाग में रखनी है कि ओनली है क्या कुछ है, लेकिन ये क्वेश्चन साफ साफ ये जो वर्ड यूज किया उसे बोल रहा है कि इसका आंसर यही होगा। इसमें जब मुझे ये सेलेक्ट करने हैं तो उनमें से किसी का बैरियर नहीं है, क्योंकि मेरा 4 गोलकीपर ही खेलने वाले और तो कोई है ही नहीं, तो उसी में सेलेक्ट करूंगा। फॉरवर्ड खेलने वाले 12 ही हैं और कोई है ही नहीं, तो उसे सेलेक्ट करूंगा। अदर्स में भी मेरे को ये ध्यान रखना है कि अदर पोजीशन जो भी बच गई, उनके नाम नहीं दिए स्पेसिफिक, उसके लिए भी मेरे पास 14 ही ऑप्शन अवेलेबल है, क्योंकि जो पुराने वाले जो बंदे थे, मतलब जो फॉरवर्ड वाले, वो अदर पे भी नहीं खेल पाएंगे फिर, तो सबके लिए स्पेसिफिक ऑप्शन बचे, यही आंसर होगा। इसका कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी आएगी, आई विल नॉट डू दैट कैलकुलेशन फॉर यू, क्योंकि ये आप जस्ट यू कैन डू एज योर होमवर्क। 4C1 या 4C1 छोड़ो, यहाँ देखते हैं, हाँ वो ये चलो 4C1 में इंक्लूड किया है, पीछे लिखा है उन्होंने 4C1, दैट इज 4C1 इज हियर मल्टीप्लाई विद, यानी गोलकीपर सेलेक्ट हो गया, 5 फॉरवर्ड सेलेक्ट हो गए और 5 अदर पोजीशन सेलेक्ट हो गए। इसको जब करोगे 4C1 में पता 4 आता है, ये भी सॉल्व हो जाएगा, थोड़ा बड़ा सा नंबर आएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा। इस टाइप की मल्टीप्लिकेशन आप कहोगे सर, लाइक मान लो बोर्ड का एग्जाम है तो चलो ठीक है, हम समझते हैं कि सर पूरा करके दिखाना पड़ेगा, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके पास बहुत अप्रोच होती है, जैसे 4 ऑप्शन होते हैं।
ठीक है। अब वो बात अलग है, किसी का यूनिट प्लेस वाली अप्रोच लगा सकते हो आप, यूनिट प्लेस को सबकी सेम आगे, मतलब फिर भी कई दो तीन तिकड़मबाजी लगाई जा सकती है आपको सॉल्व करने के लिए। कैसे? जैसे मैं इसमें देखूंगा कि यार देखो 4 है, मैं सिर्फ यूनिट प्लेस चेक कर लूँ, 4 इंटू 8 और 8 इंटू 2 16, 16, तो यानी कि यूनिट प्लेस 6 आएगी, तो 6 दिख रही है ना मुझे, तो 4 ऑप्शन बाई चांस 4 यूनिट प्लेस अलग है, तो मैं पूरा कैलकुलेशन किए बिना मैं निकाल सकता हूँ। अब ये चीजें बेसिक कॉन्सेप्ट से कैसे यूनिट प्लेस निकालते हैं वगैरह वो मैं यहाँ सच डीप डिस्कस नहीं कर रहा, बट यस दिस थिंग्स कैन बी यूज। एंड उसके अलावा क्या बोल रहा था मैं, ठीक है, और भी बहुत चीज चेक कर सकते हैं, मुझे पता है यहाँ 4 इंक्लूड है, यहाँ ये, तो नंबर हमेशा इवन होगा, ऑड नंबर कभी नहीं आ सकता। फिर मैं चेक कर सकता हूँ कि यार इसमें कहीं मेरे को 5 और 2 जैसी चीजें आएंगी, जीरो ट्रेलिंग जीरो आएंगे नहीं आएंगे, तो बहुत चीज चेक कर जा सकते। जैसे मुझे यहाँ पर देखता हूँ 792 में अगर मैं चेक करूँ तो ये 3 से डिविजिबल है, तो जो नंबर आएगा उसमें भी 3 का फैक्टर तो होगा ही होगा, गायब तो हो नहीं जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है। 792 3 से डिविजिबल क्यों है? क्योंकि 3 की डिविजिबिलिटी के लिए हम ऐड करते हैं नंबर में, पता है? 792 में इसके ऐड करूंगा 7 9 और 2, कितना है? 11 और 7 18। अब 18 क्या है? नंबर विच डिविजिबल बाय 3, तो मतलब 7 भी डिविजिबल बाय 3 है, ठीक है। 18 को भी बाद में ऐड कर दो, 18 प्लस 1 9, 9 भी तो डिविजिबल बाय 3 होता है ना, तो वो बात अलग है, मतलब फर्दर फर्दर हम करते जाते हैं। इसमें भी तो हमने ऐसे ही किया कि यूनिट प्लेस की बस लास्ट में एक यूनिट को ही देख रहे हैं, ठीक है, बीच वाली चीजों को अवॉइड कर देते हैं हम। और फिर आप देख सकते हो कि 3 का फैक्टर होना चाहिए, तो वो चीज आप चेक कर सकते हो, मतलब पूरी कैलकुलेशन ना आती है बेटा, ठीक है। इसमें फटाफट चेक कर लो ना, ऐसे मैं इसमें देखो करता हूँ, 6 और 3 9 हो गया। अब चलो नो इसको तो गायब कर दो, ये जो पूरा ही मेरा 3 से डिविजिबल वाला है, उसको बांट के तो हटा भी सकते हो। 4 और 6 ये भी मतलब डिविजिबल, 3 और 3 3 6, मतलब ये पूरा 3 से डिविजिबल, सबको ऐड करके भी चेक कर सकते हो सारे नंबर को। बट ये अप्रोच होती है यार हमारी थोड़ी बहुत छोटी मोटी ट्रिक्स कह लो या फिर कुछ ऐसी कह लो जो हम थोड़ा सा वैसे अगर हमें उसकी नॉलेज है तो वी कैन इजीली डू दैट पार्ट, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। इसमें 2 ही क्वेश्चन करेंगे, रेस्ट थिंग वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर।